गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक गाइस। आज हम फिर से इडियम्स एंड फ्रेजेस की नेक्स्ट क्लास करेंगे और इसमें अगले 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो भी 10 इडियम्स एंड फ्रेजेस हमारे लेने हैं, मीनिंग, पिक्चर, एग्जाम्पल और क्विज सभी करेंगे आज। जैसी पिछली 4 क्लासेस करिए वैसे ही आज फिर से शुरू करने वाले हैं, तो आप बने रहिए। अगले 15 मिनट में आप फिर से 10 नई इडियम्स एंड फ्रेजेस के मास्टर बनेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ और प्लीज नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और चलिए शुरू करते हैं आज की पहली इडियम, इन द रनिंग। इन द रनिंग का मतलब होता है कुछ उम्मीदें रखना, कुछ आशा रखना। आप बिल्कुल इसका ट्रांसलेशन नहीं करना है कि कहीं आप ऐसे सोचो कि दौड़ता हुआ इन द रनिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब है कुछ होप्स है उसके पास अभी भी, हैविंग अ चांस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल स्पेशली इन अ कंपटीशन और इलेक्शन। जब कोई आदमी इलेक्शन में खड़ा होता है या कोई कंपटीशन करने वाला है, या मान लो कोई एग्जाम में पास होने वाला है, तो उसको अगर थोड़ी बहुत उम्मीदें होती हैं अपने आप से, तो उनको कहता है ही इज इन द रनिंग स्टेट। ठीक है, अभी वो उम्मीद लगाए हुए हैं। जैसे मान लो यहाँ पर ये ऑस्कर मिलने के बाद और भी बाकी के जो हमारे भारत के प्रतिभावान जो एक्टर्स थे, ठीक है, जो नायक फिल्मों में अपना ओके, जो भारतीय नए कलाकार हैं उनको भी थोड़ी सी होप रहती है, तो ऐसे एक यूज कर सकते हैं सेंटेंस हम, ही इज इन द रनिंग फॉर एन ऑस्कर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं हम, 42, टर्न अ डेफ ईयर, सुनी अनसुनी कर देना। हम पिछली कुछ क्लासेस में, मुझे ध्यान है कि हमने 2 वर्ड और लिए थे ईयर से संबंधित। कौन कौन से थे बताइए? एक था बी ऑल ईयर्स, मतलब बहुत ही ध्यान से सुनना, ऐसे कान लगा के सुनना, ठीक है। और एक एक था लैंड एन ईयर, उसका मतलब था आत्मीयता से सुनना, बहुत ही सिंपैथी के साथ सुनना। बट यहाँ पर उसका उल्टा है, उन दोनों का ही उल्टा है वास्तव में। क्या है? टर्न अ डेफ ईयर मतलब सुनना अनसुना कर देना, टोटली इग्नोर करना। टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग। पिक्चर देख के समझ जाएंगे कि शी इज टोटली इग्नोरिंग हिम, ठीक है। ही इज आस्किंग फॉर समथिंग बट एक्चुअली शी इज नॉट लिसनिंग टू हिम। और अभी यहाँ पर एक सेंटेंस में यूज देखते हैं हम, when I asked Michael to go with me for help, he just turned a deaf ear. मना कर दिया उसने एक तरीके से, इसका मतलब ये हुआ। नेक्स्ट देखते हैं 43, हैंडल विद किड ग्लव्स, बहुत ही नाजुकपन से व्यवहार करना। To be very polite or kind to someone because you do not want to make them angry or upset. Handle with kid glove, बहुत बच्चों के ग्लव्स की तरह आप यूज करना उनको। तो आप देखेंगे ये एक बच्चा है, इसको डॉक्टर बहुत ही पोलाइट और बहुत ही काइंड वे में बिहेव करेगा, अदरवाइज तो बच्चा अपसेट हो जाएगा और अपसेट होगा तो बच्चा रोने लगेगा। यू रियली हैव टू हैंडल हिम विद किड ग्लव्स, सेंटेंस में यूज था। नेक्स्ट देखते हैं एक बार, रन अराउंड इन सर्कल। पिक्चर देखिए, रोड गोल गोल घूमे जा रहा है, कोई भी दूरी तय नहीं कर रहा। ये कहीं भी दिल्ली से कहीं भी आगरा या दिल्ली से पुणे कहीं नहीं जा रहा, ये सिर्फ वही जगह है जहां से स्टार्ट किया था। ही इज जस्ट वेस्टिंग हिज टाइम। ओके, बिना बात के व्यस्त रहना, यानी कोई मतलब ही नहीं निकलना, किसी भी बात का कोई मतलब नहीं निकलना। टू वेस्ट वंस टाइम एंड एनर्जी इन फ्यूटाइल थिंग्स टू कीप डूइंग समथिंग विदाउट अचीविंग मच, उसको कह सकते हैं हम रन अराउंड इन सर्कल। एक सर्कल के अंदर रन करे जाना। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, गाइस वी आर रनिंग अराउंड इन सर्कल एंड आई एम गेटिंग हंग्री, कैन समवन जस्ट डिसाइड ऑन अ रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट के लिए बातें कर रहे हैं 1 घंटे से, बट अभी डिसाइड नहीं हुआ है कौन से रेस्टोरेंट जाना है। तो वो कह रहा है मुझे भूख लग रही है भाई, जल्दी डिसाइड करो, टाइम वेस्ट मत करो। हमने आधा घंटा जब तक बात कर ली है रेस्टोरेंट की, तभी तक हम निष्कर्ष तक नहीं पहुंचे हैं, मतलब कुछ अचीव ही नहीं करा है कि कहाँ जाना है। नेक्स्ट देखिए, अप इन आर्म्स। अप इन आर्म्स, जब अप का मतलब होता है ऊपर और आर्म्स का मतलब होता है ये वाली भुजाएं, ठीक है। ये जब ऊपर करेगा तो कब करता है ये आदमी? जब वो बहुत कड़ा विरोध करता है किसी का, ठीक है, और बहुत गुस्से में होता है, ठीक है, एंग्री और अपसेट जब होता है तब वो आर्म को अप और कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है, अप एंड इन, ठीक है। तो अप इन आर्म्स ऐसे आप याद रख सकते हैं। यूएस डेमोक्रेसी, यहाँ पर आप देखेंगे ये कौन है, कमेंट में बताइए ये किस राजनेता का पिक्चर है। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, पीपल वर अप इन आर्म्स अगेंस्ट द इन्वेडर्स। इन्वेडर्स का मतलब होता है आक्रांता, लिख लिया करो। अगर कोई टिपिकल वर्ड है तो उसको मैं डिस्कस कर लिया करूंगा यहीं पर क्लास में। नेक्स्ट देखते हैं, एट द टॉप ऑफ हेड, एट द ड्रॉप ऑफ हैट।
जैसे ही टॉपिक गिरी और इतने में कुछ कर दिया, मतलब आप इसको थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करें कि जितने समय में जैसे कोई टॉपिक गिरती है, कितने समय में गिर जाती है, उतने समय में कोई काम कर देना, मतलब तुरंत एकदम से अति शीघ्र, एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट। इफ यू डू समथिंग एट द ड्रॉप ऑफ ए हैट, you do it immediately without stopping to think about it। एक बार और देखते हैं, इसका कुछ और भी मतलब हो सकता है। ऑल्टरनेटिव मीनिंग ये भी होता है इजीली, आसानी से, with little encouragement। एक छोटा सा अगर आप किसी को पूछ देते हैं और वो उस काम को करने के लिए राजी हो जाए, तो that means at the drop of a hat। अब एक सेंटेंस में आप अगर इसको पढ़ेंगे तो अब बहुत अच्छे से समझ आएगा। I hate to speak in public but she'll get up all on stage at the drop of a hat। वो तुरंत ही खड़ी होकर और वहां पे चली जाती है स्टेज पे बोलने के लिए, बट मैं हेट करता हूँ पब्लिक में बोलने से। ऐसा एक सेंटेंस का मतलब था। नेक्स्ट देखिए, मेक अ बी लाइन फॉर, करीबी, तेजी से भागना, दौड़ पड़ना। टू मूव क्विकली एंड डायरेक्टली टुवर्ड्स समथिंग, कोई भी चीज के सीधे उसी की तरफ दौड़ना, ठीक है, और तेज से जल्दी से उसके तरफ दौड़कर भागकर उसको उसके पास जाना, उसको कहते हैं मेक अ बी लाइन फॉर। एक बार ये देखना, यहाँ पे नेक्टर हेयर का एक बोर्ड लगा हुआ है, मतलब अमृत है यहाँ पे, और ये बी लाइन, बी जो है, बी मतलब मधुमक्खियां हैं जो वहां पे जा रही हैं और एक ही लाइन में जा रही हैं। तो इसका मतलब लाइन बनाना नहीं है, ये ध्यान रख लेना, स्ट्रेट जाना है नेक्टर तक। इसका मतलब है कि किसी भी चीज के प्रति अगर आपको लगाव है और वहां पे आप सीधे जा रहे हैं, ठीक है, बिना रुके, क्विकली, तो उसको कहते हैं मेक अ बी लाइन फॉर। एक सेंटेंस में यूज देखेंगे, एट पार्टीज ही ऑलवेज मेक्स अ बी लाइन फॉर द prettiest woman in the room। अरे वाह, आप इसका मतलब समझने की कोशिश करना, ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सेंटेंस लिया है यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, टिल द काउज कम होम, बहुत देर तक, फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। टिल द काउज कम होम मतलब बहुत बहुत देर। काउज का कोई पता नहीं है कब आएंगे। देखिए आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे, आई एम ऑन वेकेशन, until the cows come home। वो वेकेशन पर है और कब तक है, जब तक गाय घर पर नहीं आ जाती। तो इसका मतलब उसका कोई पता नहीं है कि कब तक है, मतलब एक अनसर्टेन टाइम तक। आप देख सकते हैं, they stay up and play cards till the cows come home। मतलब जब तक गाय घर नहीं आएंगी तब तक वो प्ले कार्ड खेलेगा। तो आप ऐसा जो ट्रांसलेट करते हैं ना, जब तक गाय घर नहीं आएंगी, तो इसका मतलब जब तक गाय घर नहीं आएंगी या जब तक गाय घर आए, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है बहुत देर, ठीक है। तो इडियम्स एंड फ्रेजेस का मैं आपको पहले से ही बता रखा हूं कि ट्रांसलेशन नहीं करोगे, हाँ उस ट्रांसलेशन से थोड़ा थोड़ा सेंस बनने लगता है, ठीक है, वो हो सकता है, बट ट्रांसलेट नहीं होता। एग्जैक्ट ट्रांसलेशन करना बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसका मतलब है कि वो बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक कार्ड्स खेलते हैं। नेक्स्ट देखते हैं एक बार हम 49, टच एंड गो, बहुत ही इंपॉर्टेंट और एडवांस लेवल की फ्रेज है, टच एंड गो। आपने ऐसे टच किया एंड वो गो, तो इसका मतलब ये नहीं होगा, अनिश्चित होगा। इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि मैंने टच किया और मैं भाग लिया, नहीं, एक अनिश्चितता के लिए यूज होती है ये फ्रेज। इफ अ सिचुएशन इज टच एंड गो इट इज अनसर्टेन। अनसर्टेन होना ही टच एंड गो है। अब इस आप जो ये बोट है, बोट को देख के कह सकते हैं कि ये अनसर्टेन है कि सही सलामत पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, वेदर की अनसर्टेनिटी को शो कर रही है। एक सेंटेंस में यूज देखते हैं, द डॉक्टर सेज दैट इट्स टच एंड गोस वेदर मैरी विल बी ओके। मैरी के ओके होने में डॉक्टर को संशय है, यानी वो अनसर्टेन है, वो कह नहीं सकता कि शील बी ओके और नॉट। तो उसी जगह यहाँ पर टच एंड गो वाली फ्रेज को यूज किया गया है। मैं आपको ये वाली फ्रेज यहाँ पे बता देता हूँ कौन सी है, ये रही, टच एंड गो। ये आपका इडियमेटिक यूज है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं 50 नंबर, बेड ऑफ रोजेस, आरामदायक, एन इजी एंड हैप्पी एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये रोज वाला बेड अगर आप देखते हैं तो ये बहुत ही आरामदायक है। इसका मतलब वास्तव में ये नहीं है कि रोज वाला बेड, इसका मतलब ये है कि आरामदायक। एक सेंटेंस में यूज देखने के बाद आप समझ पाएंगे इसका मतलब क्या है बेड ऑफ रोजेस का। लाइफ इज नॉट ऑलवेज अ बेड ऑफ रोजेस। लाइफ हमेशा आरामदायक नहीं होती, जैसा आप चाहते हैं वैसे नहीं होती, थोड़ी थोड़ी मुश्किलें तो आएंगी ना, ठीक है। तो उसी को कहते हैं बेड ऑफ रोजेस। नाउ वी आर गोइंग टू हैव अ क्विज अगेन, जैसे हम लेते थे पिछले कुछ सेशंस में। तो ये 5वां सेशन है, तो 5वीं क्विज है। हम स्टार्ट करते हैं पहले नंबर के क्विज से। वी नाउ हैव एन ex-minister in the running from our constituency for the post of member of parliament. Options are there: contesting the seat, teaching yoga, giving speeches, jogging every day. Select which one is the right answer and then I will show you the answer again.
ओके अगर आपको कोई इनमें से ये लगता है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, उनको आप एलिमिनेट करके भी आंसर कर सकते हैं, क्योंकि एग्जाम में आपके पास सारी अप्रोचेस होनी चाहिए। सो आपने आंसर कर लिया होगा। लेट मी शो यू द आंसर। कंटेस्टिंग द सीट के लिए तो वो कर रहा है ना, एक्स मिनिस्टर जो है सीट की तो होप कर रहा है, तो कंटेस्ट करेगा ना वहां पे। टीचिंग योगा, स्पीचेस और जॉगिंग एवरीडे से तो कोई मतलब ही नहीं इन बातों को, तो आप इन तीन ऑप्शंस को तो बिल्कुल इररिलेवेंट थे तो इनको हटा सकते थे आप। नेक्स्ट 42 पे चलते हैं। द अथॉरिटीज हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर टू ऑल आवर रिक्वेस्ट्स। आपको याद आया होगा इन चार में से एक कौन सा आंसर है? एक्नॉलेज्ड, निग्लेक्टेड, एक्सेप्टेड, प्रेजेंटेड। एक तो निग्लेक्टेड का प्रोनाउंसिएशन ध्यान रखना, ये आप नेग्लेक्ट तो नहीं बोलते ना इसको, नेग्लेक्टेड पता नहीं क्या क्या बोलते होंगे आप। इट्स निग्लेक्टेड, निग्लेक्टेड ऐसे है। और ये है प्रेजेंटेड। ये प्रेजेंटेड इसलिए है क्योंकि ये एज ए वर्ब फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है यहाँ पे। अगर ये यहाँ पर एज एन वर्ब नहीं होती और ये प्रेजेंट होता तो यहाँ पर प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता, वो होता प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब होता है एक उपहार, और ये है प्रेजेंटेड, ठीक है, ये अलग बात है उससे। तो आप इनमें से चार में से एक आंसर कर लिया होगा आपने। कौन सा आंसर है मैं शो कर देता हूँ आंसर आपको। टर्न अ डेफ ईयर टू इग्नोर समवन व्हेन दे कंप्लेन और आस्क फॉर समथिंग, ये इसका मीनिंग होता था, इसलिए निग्लेक्टेड है। निग्लेक्टेड का मतलब क्या होता है? निग्लेक्ट करना, ठीक है, अवॉइड करना या इग्नोर करना। हैंडल विद किड ग्लव्स टू शो समवन योर creativity, to accomplish something too ambitious, to remove all hurdles to start something, to treat someone with extreme care. Select the right answer. Okay. Let me show you the answer now. आप पोज करके आंसर कर सकते हैं अगर मैं जल्दी करता हूं तो। चलिए फोर्थ वन, टू ट्रीट समवन विद एक्सट्रीम केयर। एक्सट्रीम का मतलब बहुत ज्यादा, केयर का मतलब बहुत ज्यादा केयर के साथ अगर किसी को ट्रीट करते हैं, यानी उसको हमने बहुत ही नाजुक हाथों से अगर किसी को पालते हैं या ट्रीट करते हैं या उसके साथ बिहेव करते हैं बहुत ही काइंड वे में, उसको कहते हैं हैंडल विद किड ग्लव। बच्चों, किड से आप, किड ग्लव मतलब बच्चों के जो ग्लव होते हैं बहुत ही नाजुक होते हैं, यहाँ से आप याद रख सकते हो, ठीक है। फोर्थ क्विज है आज की, 44 नंबर। रन अराउंड इन अ सर्कल। आपको पता होगा एक लड़का गोल गोल घूमे जा रहा था बट ही वाज नॉट अचीविंग समथिंग। सो अब आप यहाँ पे आउट ऑफ 4 चूज द राइट आंसर। टू रिमेन बिजी विद योर वर्क, टू कीप रनिंग टू सेट रेकॉर्ड। ये भी रेकॉर्ड है, इट्स नॉट रिकॉर्ड, ध्यान रखना, इट्स अ नाउन हियर। सो ये छोटी छोटी बातें जो प्रोनाउंसिएशन की है वो भी हम करने वाले हैं नेक्स्ट क्लासेस में, बट पहले हम इडियम्स एंड फ्रेजेस की करेंगे। टू वर्क excessively hard by keeping 2 jobs, to keep doing something without achieving much. आंसर आपको पता ही है, फोर्थ है। Run around in a circle, to waste one's time and energy in futile things, to keep doing something without achieving much. Futile का मतलब होता है फ्रूट, एकदम मतलब वेस्ट चीजें, ठीक है, बेकार की बातें पे। 45 नंबर, up in arms। आपको याद आ गई होगी। To be angry, to be rude, to be nervous, to be defensive। ओके बताओ, अभी इसको गलत कर सकते हो आप थोड़ा सा कंफ्यूज होके। ईमानदारी से आप अपने पेपर पे लिख लो, और अब मैं आपको दिखा रहा हूँ। टू बी एंग्री होगा, ध्यान रखना। टू बी रूड नहीं हो सकता, नर्वस नहीं हो सकता, डिफेंसिव नहीं हो सकता। डिफेंसिव का मतलब तो आप जानते हो थोड़ा सा क्या होता है, मतलब एकदम रक्षात्मक तरीके से, ऐसा नहीं होता। नर्वस का मतलब कमजोर पड़ जाना होता है एक तरीके से, मतलब या थोड़ा डरा हुआ अंदर से। रूड का मतलब थोड़ा सा रूड होना, मतलब रूखापन आना, लेकिन एंग्री का मतलब गुस्सा या विरोध से। तो अब आउट ऑफ 4 यू हैव टू पिक द राइट आंसर एंड दैट इज 1। Now the 46 is at the drop of a hat. At the drop of a hat. Instantly, normally, frequently, usually. Which one is the right answer? Select the right answer. Okay, ये बहुत ही सिंपल था। इंस्टेंटली आपने आंसर कर लिया होगा। और अब चलते हैं हम नेक्स्ट 47 पे। Make a beeline for, make a line for honey, go straight to, stand in a queue, go for Phoebe. अब आप इनमें से एक सिलेक्ट करके आंसर बताइए। ओके, आप पोज कर सकते हैं इफ यू नीड सम एक्स्ट्रा टाइम। लेट मी शो यू द आंसर नाउ। द आंसर होगा गो स्ट्रेट टू। बहुत ही सीधे से जाना, जो भी आपने देख लिया उसके प्रति। अब चलते हैं नेक्स्ट है 48। टिल द काउज कम होम, फॉर अ लार्ज पार्ट, फॉर अ लॉन्ग टाइम, इन द इवनिंग, till the work is finished. Which one is the answer? Pause and select the right answer and then play it once again.
लेट मी शो यू द आंसर, इट्स अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 49 टच एंड गो, बहुत ही स्पेशल इडियम आज के इस क्लास की। अनइम्पोर्टेंट, अनडाउटेड, अनसर्टेन, अनचेंजिंग। Choose the right one, pause the video and then select which one is the correct answer and then play it once again to see the right answer, and the right answer here is uncertain. Now let's move to the last one, bed of roses, a state of perplexity, an unforgettable moment, an enjoyable state, a difficult situation। तो इन चार में से कौन सा राइट आंसर होगा ये आपको बताना है। और द राइट आंसर देखिए, परप्लेक्सिटी का मतलब तो होता है इन अ सिचुएशन वेयर यू कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग, मतलब एक डाउटफुल जो होते हैं, मतलब इधर जाऊं या इधर जाऊं, मतलब संदेह की स्थिति में, या ये कह सकते हो इन डायलेमा कह सकते हो, परप्लेक्स मतलब कुछ भी समझ नहीं आ रहा, वैसी स्थिति होती है। बट ये बेड ऑफ रोजेस है, तो ये होगा आंसर थर्ड, एन एंजॉयबल स्टेट। चलिए, आज की क्विज भी हो गई। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी एंड गाइस, अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर करिए सभी लोगों को। ठीक है, बता दीजिए सभी लोगों को कि आप यहाँ से प्रतिदिन 10-15 मिनट में 10 इडियम सीख जाते हैं, उनकी क्विज भी ले लेते हैं। क्विज लेने के बाद आप कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, एग्जाम के लिए एकदम 100% तैयार हो जाते हैं। अच्छा, एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्कोर्स हैं, आपको मुश्किल से 5 से 7 सेकंड का समय लगता है। जस्ट टेल मी इन द कमेंट, इग्नोर मत करिए, आप कमेंट में बताना। और रोज रोज कमेंट करने से आप ये मत सोचिए कि रोज रोज कमेंट क्यों करें। हाँ बिल्कुल, रोज रोज करिए, क्योंकि वीडियो भी रोज रोज आता है। ठीक है, मुझे आपके कमेंट्स बहुत बहुत ज्यादा मोटिवेट करते हैं, यकीन मान के चलना इस बात को। और दूसरी बात, अब आज से हम एक बात और शुरू कर रहे हैं, और वो बात ये है कि आप अपनी फेवरेट ईडीएम जरूर लिखें कमेंट में कि आज इन 10 में से आपकी फेवरेट कौन सी है। ये थोड़ा सा एंगेजिंग बनाएगा आपके इस मतलब इस क्लास को और भी ज्यादा एंगेजिंग बनाएगा। विच वन इज योर फेवरेट ईडीएम? ठीक है, ये भी आप कमेंट में ना करना, कमेंट में करना नहीं भूलेंगे। और अगली क्लास कल करेंगे। कल तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच वंस अगेन।